वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर वीडियो ऑन चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गाइस इससे पहले हमने दो वीडियोस बनाई थी, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट टू, इसी चैप्टर के ऊपर। पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और ये बताया था मैंने कि उसमें तीन टाइप के अकाउंट्स बनते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पार्ट सेकेंड में मैंने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट कर दिया था। आज का वीडियो होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो था वो बहुत इजी तुम लोगों को समझ में आ गया था कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं वो कैश बेसिस पे होते हैं, और अगर वो कोई भी कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है या हम पेमेंट कर रहे हैं वो कैश, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से है, करंट ईयर से, सारे ट्रांजैक्शन हम लिखते थे। कैपिटल नेचर का है कोई भी ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू नेचर का है वो भी हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लेते थे। हमें उन चीज़ों से लेना देना नहीं था, हम सब सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस उसमें रिकॉर्ड करते थे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारी चीज़ों से लेना देना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे पहले मैं दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस आते हैं। दूसरी बात ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। गाइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स विद ऑल द रेवेन्यू इनकम्स टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। इसका मतलब ये कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो एक अकाउंटिंग पीरियड के या फिर एक साल के अंत में बनाया जाता है। और इसमें क्यों बनाया जाता है? ताकि हम सारी एक साल में हमारे जितने भी इनकम वाले ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर वाले ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इन दोनों को हम मैच कर सके, या फिर ये बोल सकते हो सारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम मैच कर सके रेवेन्यू रिसीट से, और ये पता लगा सके कि हमारा जो बैलेंस है वो सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है। अब ये सरप्लस और डेफिसिट क्या है वो सुनो। इससे पिछले साल तुम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते थे जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस थे उनके, तो वही सिमिलर, यही जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह ही है। वहाँ पे प्रॉफिट आता था या लॉस आता था, यहाँ पे सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है। वहाँ पे जो प्रॉफिट था उसको यहाँ पे सरप्लस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बोलते, हम उसको सरप्लस बोलते हैं, और लॉस को डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं फीचर्स के ऊपर। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले बात आती है नेचर की। गाइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। 11th क्लास में नॉमिनल अकाउंट तुमने पढ़ा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड जितने भी इनकम एंड गेन, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नेचर खत्म। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किस बेस पे प्रिपेयर किया जाता है? गाइस, जितने भी इनकम हो रही है, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, वो सारे के सारे रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, तभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। कोई भी कैपिटल नेचर का है तो वो नहीं करेंगे, वो जाके बैलेंस शीट में करेंगे। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड। ये करंट अकाउंटिंग पीरियड से जितने भी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे हम इसमें लिखेंगे, बेशक वो पेड हों या ना पेड हों, वेदर दे आर पेड और नॉट पेड। अगर नहीं हो रहे, पेड हो रहे तो लिखोगे, नहीं हो रहे का क्या मतलब है? मतलब जितने भी, जैसे आउटस्टैंडिंग होता है, एडवांस होता है, प्रीपेड होता है, ये सारे ट्रांजैक्शंस भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बस ये करंट ईयर से रिलेटेड होने चाहिए, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का क्या मतलब है कि देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस तो होता नहीं है। पहली बात, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं होता इसमें, क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो तुम्हें याद रखना है। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? अगर तुम सबसे पहले यहाँ पे दोनों साइड्स को मैच करोगे, इनकम को और एक्सपेंडिचर को, जो साइड ज़्यादा आ रही होगी दोनों का अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे, इसमें भी और इस वाले कॉलम में भी। उसके बाद अगर इनकम ज़्यादा हो रही है, एक्सपेंस कम हो रहा है, मतलब प्रॉफिट, तो उस वहाँ पे
उस प्रॉफिट को यहाँ पे सरप्लस बोलते हैं, सरप्लस करके लिखोगे, ठीक है। कैसे आएगा, इनकम साइड को टोटल करो, एक्सपेंडिचर साइड को टोटल करो, इनकम साइड में से एक्सपेंडिचर साइड को माइनस कर दो, प्रॉफिट आएगा, उसको यहाँ पे सरप्लस बोलेंगे और लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। या और अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आ रही है या इनकम साइड कम आ रही है तो होगा लॉस, उस लॉस को यहाँ पे लिखते हैं डेफिसिट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट्स। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं हम सारे इसमें करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें एडजस्ट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस या इनकम हो गई, ठीक है, एडवांस इनकम या एक्सपेंस हो गया, या फिर कोई भी प्रीपेड, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम एडजस्ट करते हैं। अगर डेप्रिसिएशन है तो उसका प्रोविज़न भी हम इसमें एडजस्ट करेंगे, अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है वो भी हम इसमें एडजस्ट करेंगे। तो गाइज ये तो हो गई फीचर्स की बात। अब हम देखते हैं कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट क्या क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से बनाया जाता है वो देख लो। सबसे पहले लिखोगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम तो कुछ होगा ना, तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल के अंत में बना रहे हो या जिस अकाउंटिंग पीरियड के अंत में बना रहे हो वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद ये फॉर्मेट होता है डेबिट साइड एक्सपेंडिचर्स सारे आते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स लिखो। उसके बाद क्रेडिट साइड सारी इनकम्स आती हैं, यहाँ पे इनकम लिखो, ठीक है। अब थोड़े जनरल ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं जो एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम के होते हैं। उसके बाद ये जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ी देर में क्लियर करूँगा। अभी जनरल ट्रांजैक्शंस लेते हैं। सबसे पहले रेंट पेड कर रहे हो, एक्सपेंस है, लिख दो। इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, लिख दो। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है। रेवेन्यू नेचर का मतलब वो सारे ट्रांजैक्शंस जिनका बेनिफिट तुम एक साल में ही कंज्यूम कर रहे हो या फिर एक अकाउंटिंग पीरियड में ही कंज्यूम कर रहे हो, जिनका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपायर हो जाता है, जिनका बेनिफिट एक ही ईयर में एक्सपायर हो जाता है, वो सारे ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। और कैपिटल नेचर, जैसे एक एग्जांपल मैं कैपिटल नेचर का लेता हूँ, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, एक बार पे कर दिया साहब, वो तो ज़िंदगी के लिए हो गया ना, एक साल के लिए तो नहीं, वो तो ज़िंदगी के लिए हो गया, ठीक है। तो वो होता है कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन, वो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो बस और आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे आता है टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल का है तो लिखेंगे, अगर प्रीपेड है यानी कि नेक्स्ट ईयर का है तो लेस करके जो टोटल अमाउंट इस साल का करंट ईयर का आएगा वो इसमें लिखेंगे। टू ऑडिट फीस, जो भी फीस है वो यहाँ पे इस साल की होगी, सारे करंट ईयर के ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे आ जाओ, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस इस साल की आ रही है, ठीक है। उसके बाद जनरल डोनेशन इस साल का, ठीक है। हॉल रेंट वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब बात आती है, हम करते हैं सैलरीज की बात, जहाँ पे थोड़ा सा डाउट आता है, ठीक है। सैलरी की करेंगे, उसके बाद थोड़ा सब्सक्रिप्शन का भी बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम और सैलरी मतलब एक्सपेंस। तो पहले एक्सपेंस ले लेते हैं, ठीक है। इसको रफ कर लेता हूँ मैं। जैसे सबसे पहले आता है सैलरीज, यहाँ पे लिखोगे टू सैलरीज। अगर तुम्हारे पास चीज़ आती है कि सैलरी फॉर द ईयर इज 1,20,000 इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर, ओके। और जो प्रीवियस ईयर की सैलरी है, सपोज तुमको 20,000 दे रखी है, ठीक है। अभी यहाँ पे साफ हमें समझ में आ रहा है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो प्रीवियस ईयर की है, यानी कि करंट ईयर की नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने बताया सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस आएंगे, तो इसमें तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि करंट ईयर की सैलरी कितनी होगी। अगर पूरी सैलरी, टोटल सैलरी तुम्हें 1,20,000 दे रखी है, उसमें से प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी तुमको 20,000 दे रखी है, तो करंट ईयर की कितनी होगी। सिंपल यहाँ पे माइनस का साइन नहीं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, पता होगा। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट कर दो 1 लाख, ठीक है। तो ये 1 लाख
सैलरी आ जाएगी, करंट ईयर की सैलरी है, यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर तुमको सैलरी या रेंट या कोई भी चीज़ 11th मंथ का दे रखा है, 11 मंथ का मतलब तुम्हें देखो पूरे साल का बनता है इसमें, तो हर एक ट्रांजैक्शन भी जो इतने आते हैं वो सारे पूरे साल के हिसाब से आते हैं। तो अगर सैलरी है यहाँ पे टू सैलरी तुमको 11 मंथ की दे रखी है, 11 मंथ की सैलरी, ठीक है, यहाँ पे 11 मंथ की सैलरी तुमको दे रखी है, सपोज 1,10,000, ठीक है। तो तुम यहाँ पे 11 मंथ की सैलरी नहीं लिखोगे, यहाँ पे 12 मंथ की सैलरी लिखोगे। कैलकुलेट करके देख लो, यहाँ पे 11 मंथ की सैलरी है, 11 से डिवाइड कर दो तो आप 10,000 आ रहा है, ठीक है। तो 10,000 को यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद पूरे 12 महीने की जो सैलरी आएगी 1,20,000 रुपये, वो यहाँ पे मैं लिखूँगा, पूरे 12 महीने की लिखी जाएगी, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, 11 महीने का नहीं आएगा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी बात करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, एडवांस्ड इन द बिगिनिंग, एडवांस्ड एट द एंड, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। सपोज सबसे पहले एक्सपेंस की बात कर लेता हूँ मैं, सैलरी, यहाँ पे आती है सैलरी। अभी तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज सैलरी है तुम्हारी 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस या इनकम जो कि पहले होना था लेकिन वो अब जाके हो रहा है, होना वो पहले चाहिए था लेकिन वो अब जाके हो रहा है। तो अब ये जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एक्सपेंस है, पहले होना चाहिए था, अब ये आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे देखो मैं जो अकाउंट बना रहा हूँ वो एकदम अकाउंटिंग पीरियड के ठीक एंड में बना रहा हूँ, लेकिन जब मैं एंड में अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में बनाने बैठा तो मैंने देखा कि अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही आउटस्टैंडिंग सैलरी आ रही है मेरे पास। स्टार्टिंग में ही किसी बंदे ने मुझे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। अब जैसे मैं तो इस डेट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने बैठा हूँ, लेकिन 1 अप्रैल स्टार्टिंग में ही मुझे आउटस्टैंडिंग सैलरी आ रही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी? जो पहले आनी चाहिए थी लेकिन मुझे इस साल के शुरुआत में जाके मिल रही है। आनी वो पहले चाहिए थी, यानी कि कौन से साल की हुई? वो प्रीवियस ईयर की हुई, करंट ईयर की नहीं हुई। तो मैं क्या करूँगा, जो करंट ईयर की जो टोटल सैलरी है उस सैलरी में से प्रीवियस ईयर की सैलरी को करूँगा लेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग सैलरी, ठीक है। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो कि पहले आनी चाहिए थी, पिछली साल आनी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे इस करंट ईयर के स्टार्टिंग में जाके मिल रही है, इससे पहले आनी चाहिए थी, स्टार्टिंग में मैं देख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो मैं क्या करूँगा, वो प्रीवियस ईयर की है उसको कर दूंगा लेस। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो इधर लिख दूंगा करंट ईयर का। अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एट द ईयर मतलब 31 मार्च 2020 को लास्ट में जिस दिन मैं अकाउंट बनाने बैठा, जिस दिन मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बैठा, उस दिन जाके मुझे आउटस्टैंडिंग सैलरी मिली, यानी कि पहले मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे कब मिल रही है? साल के एंड में। तो यानी कि वो सैलरी कौन सी हुई? इसी साल की हुई, जो कि मुझे अब पूरा साल ख़त्म हो चुका है और अब जाके मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा? करंट ईयर की सैलरी है जो कि अब मुझे एंड में मिल रही है, जाके स्टार्टिंग में नहीं मिली, पहले मतलब बीच में ड्यूरिंग द ईयर नहीं मिली, ठीक है। तो मुझे वो एंड में मिली है, यानी कि वो है वो करंट ईयर की जो कि मुझे साल के अंत में मिल रही है। तो उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा, करंट ईयर की है ना, तो उसको मैं ऐड करूँगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड,
ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर, ये एक्सपेंस वाला है। सेम कंसेप्ट इनकम वाले पे तुम करोगे, वो कैसे, आओ। यहाँ पे लिखते हैं इनकम, यहाँ ये आता है सब्सक्रिप्शन के केस में, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब सेम वही आउटस्टैंडिंग, क्या सब्सक्रिप्शन कौन सा होता है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट वो अमाउंट होता है, जैसे सपोज मेरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई उसका मेंबर बनना चाह रहा है, उसने मुझे सब्सक्रिप्शन फीस दी, ठीक है, वो होता है सब्सक्रिप्शन अमाउंट। अभी यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो मुझे साल के शुरुआत में जाके मिला, मैं बनाने बैठा हूँ साहब 31 मार्च 2020 को, और वो मेरे इस अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में मुझे जाके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि वो आउटस्टैंडिंग है, मिलना कब चाहिए था, वो पिछली साल मिलना चाहिए था, लेकिन वो मुझे इस साल के शुरुआत में जाके मिल रहा है, मिलना वो पहले चाहिए था, यानी कि वो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का तो है नहीं, तो उसको क्या करूँगा मैं, लेस, सब्सक्रिप्शन में से लेस करूँगा, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, ठीक है। तो ये देखिए आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे कर दो लेस उसको, ठीक है, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सेम वही कंसेप्ट जो एक्सपेंसेस में था। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। आ जाओ, वही बात, मैं 31 मार्च 2020 को बना रहा हूँ अकाउंट, अब मुझे किसी ने सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया, जिसने सब्सक्रिप्शन तो साल भर ले लिया था, अमाउंट नहीं दिया था, अमाउंट मुझे उसका लास्ट में जाके मिला, तो वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो ये कौन से साल से रिलेटेड हुआ, ये इसी साल से रिलेटेड हुआ, लेकिन मुझे मिल कब रहा है, एट द एंड ऑफ ईयर मिल रहा है, तो इसी साल से रिलेटेड होगा ना, तो इसको करोगे तुम ऐड, यस ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक। अभी ये जो आउटस्टैंडिंग है, या तो तुम्हें आउटस्टैंडिंग वाली बात समझ में आ गई, अब एडवांस वाली भी समझ लेते हैं। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझ में आ गया, रटने से कोई फायदा नहीं है, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझ में आ गया, सारी चीज़ सॉल्व, ठीक है, सारी दिक्कतें दूर। आ जाओ, एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे अब मुझे सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिल रहा है जो कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे शुरुआत में ही मिला, लेकिन वो एडवांस दिया, एडवांस अमाउंट क्या, एडवांस अमाउंट मतलब पहले ही दे दिया ना सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन उसका एक्सपायर कब होगा, पूरा साल एंड हो जाएगा तब, लेकिन इस साल का पैसा उसने मुझे कब दिया था, इस पूरे साल का, उस पूरे अकाउंटिंग पीरियड का मुझे पैसा उसने स्टार्टिंग में ही दे दिया था, तो यानी कि वो इसी साल का है, तो क्या करोगे, ऐड ही करोगे ना, इसमें ऐड कर दो, सिंपल। अगर एडवांस एट द एंड वो मिल रहा है, पूरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म, मैं इस साल इस दिन अकाउंट बना रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसी दिन एक बंदा आता है, मेरे को कहता है ये लो साहब एडवांस पैसे लो, मुझे सब्सक्रिप्शन दे दो, एडवांस ले लो, पहले से ही पैसा ले लो, तो वो पहले से ही पैसा दे रहा है, तो वो नेक्स्ट ईयर का देगा, तो उसको मैं करूँगा लेस, क्योंकि इसमें सारे करंट ईयर के ट्रांजेक्शन्स आते हैं इसलिए। तो एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड लेस, और एडवांस इन द बिगिनिंग ऐड, एडवांस इन द बिगिनिंग ऐड, ठीक है। तो गाइज ये तो हो गया कंसेप्ट, कंसेप्ट समझ जाओगे सारी प्रॉब्लम्स दूर। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर क्या दिमाग लगवा रहे हो, अरे कुछ इजी सा बता दो यार, इतना दिमाग लगाते तो आज हम यहाँ होते क्या, थोड़ा सा कुछ इजी बता दो। तो देखो उसके लिए ट्रिक भी मैं बता दूंगा तुम्हें, रटवा भी दूंगा, रटोगे, रट लो, आ जाओ। देखो यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग, यहाँ लिखो एडवांस
यहाँ खींचो एक लाइन, यहाँ पे लिखो बिगिनिंग, यहाँ पे लिखो एंड। ठीक है, आ जाओ ट्रिक भी सीख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग वर्ड इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग वर्ड को बिगिनिंग में लेके जाओ तो बिगिनिंग में क्या है, आउट। आउट मतलब बाहर कर दो, उसको निकाल दो, लेस कर दो। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस। आउटस्टैंडिंग वर्ड, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग वर्ड के बिगिनिंग में क्या है, आउट है। आउट मतलब लेस करो, हटाओ उसको। ठीक है, या फिर अब आते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब ये आउटस्टैंडिंग वर्ड के एंड में क्या है, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब यस, स्टैंड हो रहा है, यानी कि इसी ईयर का है, करंट ईयर का है। तो क्या करोगे, ऐड करोगे ना, ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग वर्ड के एंड में स्टैंडिंग है, यानी कि ऐड कर दो। आ जाओ भाई, एडवांस पे भी सीख लो, ट्रिक सीख लो ना, तुम्हें तो रटना है ना। ठीक है, आ जाओ। एडवांस, एडवांस इन द बिगिनिंग। अब एडवांस वर्ड के बिगिनिंग में क्या है, एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एडवांस वर्ड के बिगिनिंग में क्या है, ऐड। सब कर दो ऐड। ठीक है, और एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, तो कौन से साल का होगा, वो नेक्स्ट ईयर का होगा। इतना तो सीख लो, हर चीज़ रटोगे। ठीक है, अब ये बोल रहे होगे कि एडवांस, ठीक है, आगे वर्ड का मेरे को मीनिंग बता दो। ठीक है, तो ये हो गई चीज़ रटने वालों के लिए। जिसको कंसेप्ट समझना है वो इस वीडियो को रिपीट कर लो, जिसको रटना है 20 सेकेंड्स रिवाइंड कर लो, सिंपल। तो गाइज आज के वीडियो में हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, जो कि एक और बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।